तो चलिए आज हम थोड़ा डीप एनालिसिस में आपको ले चलेंगे और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे बलूचिस्तान का इतिहास क्या रहा है और भारत इसको लेकर क्या सोचता है, क्या चाहता है। ये मामला उठा कहाँ से, तो आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये प्रोटेस्ट कर कौन रहा है, तो ये बलूचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी अब ज़्यादा बवाल वहाँ पे मच चुका है। बता दें कि पाकिस्तान में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के चलते इन प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती जो है पाकिस्तान लगा नहीं पा रहा है। फिर भी 44 सरकारी कर्मचारी जो बलूच थे उनको हटा दिया गया है डराने धमकाने के लिए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इस समय किस तरह से बौखलाया है। साथ ही साथ उसने भारत सरकार के ऊपर, भारत की रॉ एजेंसी, भारत की इंटेलिजेंस के ऊपर आरोप लगाया है कि उनके भड़काने पर ही ऐसा किया जा रहा है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि डॉक्टर महरंग बलोच कौन है जिनके नेतृत्व में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पहले जानते हैं कि मामला अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, फिर हम डिटेल में चलते हैं। बलूचिस्तान में सरकार ने तुर्बत और कोहलू में बालाच बख्श की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने और उसे बढ़ावा देने के लिए 44 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित होने वाले अधिकारियों में तुर्बत के ग्रेड 1 से 15 तक के, ग्रेड 15 तक के 30 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और ग्रेड 16 के कुछ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बलोच क्रांति की आग लगातार जल और दहक रही है, जिसकी आंच में पूरा पाकिस्तान जल रहा है। इसी बीच बलूचिस्तान में सरकार ने तुर्बत और कोहलू में बलाच बख्श की हत्या के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले जो सरकारी कर्मचारियों को निलंबित किया है, उसके दम पर इन लोगों को, प्रदर्शनकारियों को डराने की कोशिश कर रही है। मकरान डिवीजन के कमिश्नर ने आधिकारिक अधिसूचना जारी करके इस बात की जानकारी दी है कि तुर्बत में विभिन्न विभागों में 30 से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के मुताबिक यह निर्णय हाल ही में जिला खुफिया विभाग की बैठक में लिया गया है। बैठक में यह माना गया है कि इन अधिकारियों की संलिप्तता सरकार विरोधी धरने और रैली में थी। साथ ही साथ इसके अलावा कोहलू में 14 सरकारी कर्मचारी धरने में भाग लेने और लंबे समय तक समर्थन करने की वजह से निलंबित कर दिया गया है। जिन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है उनमें से ज़्यादातर शिक्षा विभाग से संबंधित है, जो वहां के कई स्कूलों में शिक्षक के रूप में काम करते हैं। इन अधिकारियों पर कर्मचारी दक्षता और अनुशासन अधिनियम यानी BEED 2021 के तहत कार्रवाई की गई है। ये प्रदर्शन शुरू कैसे हुआ है? तुर्बत में प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब आतंकवाद निरोधक विभाग यानी CTD की न्यायिक हिरासत में फर्जी मुठभेड़ में बलूच का जो निवासी था, बलूचिस्तान का जो निवासी बालाच बलूच और अन्य 3 की मौत हो गई। जब तीनों का शव परिवार को सौंपा गया तो उन्होंने इसे हत्या करार दिया और शव को शहीद फिदा चौक पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। बालाच के घरवालों का कहना था कि पुलिस उनकी नहीं सुन रही है, ना ही उनकी FIR लिख रही है। इसके बाद प्रदर्शन की आग पूरे जिले में फैल गई। धीरे धीरे यह विरोध पाकिस्तानी सेना के बलूची लोगों पर किए गए अत्याचारों के खिलाफ एक मुहिम में बदल गई। यानी कि पाकिस्तान की सरकार द्वारा, पाकिस्तान की सेना द्वारा जो अत्याचार किए जाते हैं उन सारी चीज़ों को लेकर अब ये पूरा आंदोलन उभर चुका है। अब बात करते हैं कि कौन है महरंग बलूच जिसने बलूचिस्तान में छेड़ दिए हैं बगावत के सुर। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आपको बलूचिस्तान के बारे में सब कुछ जानकारी हो जाए, क्योंकि बलूचिस्तान की जो ये घटनाएं हो रही हैं और जो पाकिस्तान के अत्याचार हो रहे हैं, इन सबों में पाकिस्तानी मीडिया, साथ ही साथ जो वहाँ के लोकल यूट्यूबर्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया हैं, सब चुप्पी साधे बैठे हैं बलूचों की आवाज़ को दबाने के लिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बड़ी संख्या में आंदोलनकारी घेराव कर रहे हैं। इसकी वजह बलूच नरसंहार का आरोप है। पाकिस्तानी सेना पर बलूचिस्तान के लोगों का आरोप है कि वह उनके लोगों को जबरन गायब कर रही है, यानी कि उनको मार दे रही है। इस प्रदर्शन के दौरान एक महिला उभर कर आई है, उनका नाम है महरंग बलूच। उन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने 200 लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद से महरंग की आवाज़ और बुलंद हो गई है। वह बलूच लोगों की विरोध की आवाज़ बन गई हैं। साल 2020 में महरंग बलूच तब चर्चा में आई थी कि जब उन्हें बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में ऑनलाइन कक्षाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। बलूचिस्तान में लोगों का आरोप है कि पाकिस्तानी सरकार बलूच लोगों को अगवा कर गायब कर देती है। महरंग के पिता भी ऐसे ही गायब हो गए थे। वह 2009 में लापता हो गई थी और उनके पिता जो थे 2009 में लापता हो गए थे और 2 साल बाद उनका शव मिला था, यानी कि उनको मार दिया गया था। महरंग का आरोप है कि कोई भी इंसान अगर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो वह गायब हो जाता है। अभी तक जो आपने जाना वो तो पाकिस्तान के अत्याचार की कहानियां थी, लेकिन अत्याचार की पराकाष्ठा क्या होती है उसको हम आपको बताते हैं। बात करेंगे करीमा के बारे में। करीमा वो महिला हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको भाई कहने वाली थी और भाई कहने के बाद ही कुछ दिनों बाद उनकी कनाडा में हत्या कर दी जाती है।
किस लिए ये संघर्ष कर रही थी, उनके बारे में हम थोड़ा आपको बताते हैं। कौन थी करीमा बलोच? बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना के अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाली एक्टिविस्ट थी। प्रधानमंत्री मोदी से बलूचों की आवाज़ बनने की अपील करके चर्चा में आई थी। उन्हें अपना भाई भी बताया था। 2016 में उन्हें दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में भी शामिल किया गया था। बलूचिस्तान में मानवाधिकार के हनन को लेकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली करीमा बलोच कनाडा में मृत पाई गई थी। उनकी हत्या की आशंका भी जताई गई थी। पुलिस को करीमा का शव टोरंटो के पास हर्बरफर्ड में मिला था। करीमा के पति हमाल हैदर और भाई ने शव की पहचान की थी। आरोप लग रहे थे कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने करीमा की हत्या करवाई थी। कौन थी करीमा बलोच? अगर डिटेल में हम जानने की कोशिश करें तो करीमा बलोच ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी। वे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। 2016 में पाकिस्तानी सेना के उत्पीड़न से बचकर कनाडा पहुंची थी। करीमा यहाँ रिफ्यूजी की तरह रह रही थी। उन्हें बलूचों की सबसे मजबूत आवाज़ में से एक माना जाता था। 2016 में BBC ने उन्हें दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं की 100 की लिस्ट में डाला था। वे पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही थीं। करीमा बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद की पूर्व चेयरपर्सन भी थी। कनाडा में रहते हुए भी वे सोशल मीडिया पर पाकिस्तान सरकार और सेना की ओर से बलूचिस्तान में किए जा रहे अत्याचारों पर लिखती रहती थी। अल्पसंख्यकों बलोच महिलाओं पर किए जा रहे अत्याचारों को उठाती रहती थी। वे बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचारों का मामला स्विट्जरलैंड में हुए यूनाइटेड नेशन के एक सेशन में भी उठा चुकी थी। उन्हें बलूचिस्तान की सबसे प्रखर महिला एक्टिविस्ट माना जाता था। द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक करीमा रविवार यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई थी तो आखिरी बार टोरंटो के बे स्ट्रीट और क्वींस के वेट्स एरिया में देखी गई थी। करीमा के परिवार ने बताया कि उनकी लाश मिली है। परिवार ने उनकी प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की थी। उस समय अपने एक्टिविज्म के कारण करीमा अक्सर पाकिस्तान सरकार के निशाने पर रहती थी और पाकिस्तान पर उनकी हत्या की साजिश रचने के आरोप लगे थे। पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह ने इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का दावा भी किया था, जिनका ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारत में चर्चा में आई थी करीमा 2016 में। उसकी बात हमने किया था कि रक्षाबंधन पर करीमा बलोच ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई बताया था। उनसे बलोच लोगों की आवाज़ बनने की अपील की थी। इस पोस्ट के बाद वे भारतीय मीडिया की सुर्खियों में आई थी। इस पोस्ट के बाद पाकिस्तान ने करीमा समेत 3 बलोच नेताओं पर केस दर्ज किया था। इन सभी पर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश और पाकिस्तानी अफसर पर हमला करने का आरोप भी लगाया गया था। इससे पहले भी इस तरह के बलोचों की मौत हो चुकी है। करीमा से पहले मार्च 2020 में स्वीडन में रह रहे बलोच पत्रकार साजिद हुसैन भी लापता हो गए थे। बाद में उनकी लाश एक नदी के किनारे मिली थी। साजिद के परिवार, दोस्त और परिचितों ने दावा किया था कि उनकी हत्या हुई है। पेरिस के जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने आरोप लगाया था कि साजिद का संदिग्ध रूप से गायब होना और उनकी मौत हो जाना एक साजिश थी। से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और MI मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान ने अंजाम दिया था। इसकी वजह पत्रकार के तौर पर उनके काम थे जो पाकिस्तान को खटक रहे थे। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की नीति क्या कहती है? पाकिस्तानी सरकार हमेशा से यहाँ अकूत प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती रहती है। चित्रों के माध्यम से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान के राज्य हैं, लगभग 8 राज्य हैं, जिनमें अपना POK भी शामिल है। उसको हम काट दें तो 7 हो जाएंगे। लेकिन बलूचिस्तान का जो आप एरिया देख रहे हैं इतना बड़ा एरिया है कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से कट जाएगा तो पाकिस्तान आधा बचेगा। इसी जो प्राकृतिक संसाधन है इसी के दोहन करने के लिए बाहरी आबादी को यहाँ बसाने की सरकार की कोशिशों के खिलाफ 2023 से यहाँ संघर्ष अपने चरम पर है। पाकिस्तानी सेना और सरकार यहाँ मूल बलोच लोगों को, खासतौर पर अल्पसंख्यकों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। उनके साथ अमानवीय रवैया अपनाती है। हजारों बलोच लोग या तो पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे जाते हैं या लापता हो जाते हैं। बलोच एक्टिविस्ट आरोप लगाते हैं कि यहाँ पाकिस्तानी सेना ह्यूमन राइट्स का वायलेंस कर रही है। इन्हीं नीतियों के खिलाफ कई बलोच अलगाववादियों और चरमपंथी संगठनें पिछले 2 दशक से बलूचिस्तान में सक्रिय हैं। चीन भी इस इलाके में दखल देता है। चीन का क्या है मामला, इसको हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। एशिया और पाकिस्तान में अपना दबदबा बनाने और भारत अमेरिका से मुकाबले के लिए चीन यहाँ कई काम कर रहा है। चीन और पाकिस्तान के बीच बंद है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे CPEC के नाम से जानते हैं, में बलूचिस्तान अहम पड़ाव है। CPEC यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ेगा। इस बंदरगाह को बनाने का काम भी 2002 में चीन ने शुरू किया था। इसे बनाने के लिए चीन से ही इंजीनियर, अधिकारी और मजदूर लाए गए थे।
बलोच लोगों को इससे बाहर रखा गया था। यहाँ की ज़मीनें भी अधिकारियों ने बलोच लोगों से लेकर भारी मुनाफे में बेच दी। इससे यहाँ हिंसा शुरू हो गई। 2004 में बलोच अलगाववादियों के हमले में 3 चीनी इंजीनियर मारे गए थे। हिंसा को दबाने के लिए 2005 में पाकिस्तान को फौज का सहारा लेना पड़ा था। बलूचिस्तान में अलगाववादी और राजनीतिक दल दोनों ही चीन के इस निवेश का विरोध करते जो वहाँ पर वो डेवलपमेंट कर रहा है। उन्हें पता है कि चीन यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर वो अपना यहाँ पे उपनिवेश स्थापित करना चाहता है, अपना राज्य स्थापित करना चाहता है। अलगाववादियों का कहना है कि चीन यहाँ अपना उपनिवेश बनाने के लिए आर्थिक परियोजनाएं ला रहा है। चीनी प्रोजेक्ट में बलोच लोगों की सहमति नहीं ली जाती है। चीन ने पिछले 2 दशक में कई अरबों डॉलर का निवेश यहाँ किया है, लेकिन इससे बलूचिस्तान के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हाँ, पाकिस्तान सरकार को बहुत ज़्यादा इससे कमाई हुई है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पाकिस्तान सरकार अपने कर्ज उतारने के लिए बलूचिस्तान को चीन के हाथों बेच रही है। बलूचिस्तान पर भारत का स्टैंड क्या रहा है? भारत क्या कहता है बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर? तो भारत की आज़ादी के बाद से ही भारत बलूचिस्तान के मुद्दे पर बोलने से बचता है। वह किसी देश के आंतरिक टकराव में दखल देने का दिखावा भी नहीं करता है या दखल देते नहीं दिखना चाहता है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त पर अपने भाषण में बलूचों के बारे में कुछ बोला था। उन्होंने कहा था, बलूचिस्तान में चल रहे संघर्ष के जो जिक्र किए थे और उसके बाद बलूचिस्तान को लेकर बहुत सारी बातें, चर्चाएं, सुर्खियां बनी थी और बलूचों के अंदर कुछ विश्वास जगा था कि उनकी आज़ादी के दिन आ रहे हैं। हालांकि बलूचिस्तान में चल रहे संघर्ष को पाकिस्तानी सरकार अक्सर भारत प्रायोजित बताती है। जो अब भी संघर्ष चल रहे हैं उनको भी वो बता रहे कि भारत द्वारा फंडिंग की गई है। बलूचिस्तान के इतिहास की बात करें तो अंग्रेज़ों ने जब अपने शासनकाल के दौरान बलूचिस्तान को बंटवारा किया था तो 4 रियासतों में बांटा था। इनमें 3 थे, मकरान, लस, बेला और खारन। आज़ादी के वक्त पाकिस्तान में ये मिल गए, लेकिन कलात के खान यार खान ने अपने को आज़ाद घोषित कर दिया। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने कलात पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से ही पाकिस्तान के खिलाफ अलग अलग दौर में अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार बलूचिस्तान का पाकिस्तानी सरकार और सेना के साथ संघर्ष चलता रहा है। बलूचिस्तान आज भी पाकिस्तान का सबसे गरीब और सबसे कम आबादी वाला इलाका है। कई दशकों से यहाँ अलगाववादी सक्रिय हैं। 2005 में पाकिस्तान ने अलगाववादियों के खिलाफ सैन्य अभियान भी चलाया था, लेकिन हालात नहीं बदले थे और इन सारी चीज़ों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और पाकिस्तान के बारे में अगर हम बताएं तो पाकिस्तान हमेशा इसको अपने कब्जे में रखना चाहता है। उसको पता है कि थोड़ी सी भी गलती हुई तो ये चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का मुद्दा उठाया था तो क्या हुआ था, उसके बाद हम थोड़ा बलूचिस्तान के बारे में और डिटेल में जानेंगे। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत यानी कि बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया, तब से पाकिस्तान आग बबूला है। वहीं बलूचिस्तान के नेता भी जमकर मोदी की तारीफ कर रहे थे और उनसे निवेदन भी कर रहे थे कि वे बलूचिस्तान की तारीफ ही ना करें, बलूचिस्तान का समर्थन भी करें। और बलूचिस्तान की आज़ादी का मामला जब चल ही रहा है तो यूएन में भी इसको उठाया। इसी के चलते पाकिस्तान ने भारत को कई धमकियां भी दी हैं और अगर भारत बलूचिस्तान का मुद्दा उठाना बंद नहीं करता है तो वह माओवाद विद्रोह का मुद्दा उठा सकता है। बलूचिस्तान में चलता है कबीलाई सरदारों का कानून। किस प्रकार से चलता है? बलूचिस्तान पाकिस्तान का पश्चिमी प्रांत है। चित्रों के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं। बलूचिस्तान ईरान और अफगानिस्तान के सटे हुए क्षेत्रों में बटा हुआ है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है। बलूचिस्तान इस समय हिंसा और दमन की आग में झुलस रहा है। पाकिस्तान काफ़ी समय से इसका जिम्मेदार भारत को बताता आ रहा है, लेकिन सच तो यह है कि बलूचिस्तान वो सूबा है जो पूरी तरह से कभी पाकिस्तान सरकार के कब्जे में, नियंत्रण में ही नहीं रहा। यहाँ कबीलाई सरदारों का ही कानून चलता आ रहा है। भारत में शरण लिए बलूचिस्तान के नेता पुरदली भी पाकिस्तान के इस दावे को सिरे से नकारते रहते हैं कि बलूचिस्तान में अस्थिरता फैलाने का काम भारत ने किया है। पुरदली साफ साफ कह चुके हैं कि पाकिस्तानी सरकार अब तक करीब 19,000 बलूचियों को मौत के घाट उतार दिया है। भारत जब भी कश्मीर में आतंकवाद का मुद्दा उठाता है तो पाकिस्तान उसके जवाब में बलूचिस्तान को बीच में ले आता है। ब्रिटिश शासन के अधीन बलूचिस्तान के कलाल रियासत का वजूद था। मौजूदा बलूच आंदोलन की जड़ें 1966 में बलूचिस्तान के इलाके कलाल में मीर अहमद की खानत रियासत जिसे कह सकते हैं में है। बंटवारे के समय वहाँ ब्रिटिश शासन के अधीन कलाल रियासत का वजूद था, जिसने पाकिस्तान में शामिल होने से इनकार कर दिया। मार्च 1948 में पाक सेना अपनी सेना पहुंचाकर वहाँ पे तत्कालीन शासन यार खान से विलय की संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए, लेकिन उसके भाइयों ने संघर्ष जारी रखा। पाकिस्तान के लिए क्यों जरूरी है बलूचिस्तान? हमने पहले बताया कि बहुत सारे यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन हैं, उनकी अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यहाँ गैस, यूरेनियम, तांबा, सोना, अन्य धातुओं के विशाल भंडार हैं। इसके गैस भंडारों से आधे पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी होती है। मध्य एशिया में प्रवेश के लिए चीन जिस ग्वादर बंदरगाह का निर्माण कर रहा है वह भी यही है।
जिस ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की चर्चा है वह भी बलूचिस्तान से गुजरती है। दरअसल बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से ही भरपूर नहीं है, बल्कि कुदरत ने इसे ज़बरदस्त खूबसूरती से भी नवाजा है और बलूचिस्तान को पाकिस्तान हर हाल में नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि उससे उसकी इकॉनमी मजबूत बनी हुई है। उम्मीद है कि बलूचिस्तान के बारे में हमारे द्वारा लगातार जो शोध किए गए, कई आर्टिकल्स का हमने अध्ययन किया, उनको आपके सामने लाया, पूरी तरह से प्रामाणिक चीज़ों को आपके सामने रखा, जो ऐतिहासिक पक्ष थे, जो वर्तमान में पक्ष थे। उम्मीद है कि आपको चीज़ें पूरा समझ में आ गया होगा। 1947 से लेकर 2024 तक की चीज़ें अगर आप में समझने की ताकत है तो आप ही इस आर्टिकल को समझ सकते हैं, अन्यथा आपके सर के ऊपर से जाने वाला है, क्योंकि काफ़ी मजबूती से इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, तब जाकर आप बलूचों के बारे में समझ सकेंगे। और ये राजनीतिक होती है, कूटनीतिक होती है। पाकिस्तान चाइना मिलकर बलूचिस्तान को कब्जे में बनाए रखना चाहते हैं, जिससे कि पड़ोसी देश भारत, श्रीलंका, म्यांमार, चीन, भूटान पर दबदबा कायम रह सके और भारत कहीं ना कहीं बलूचिस्तान को, जिस प्रकार से बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया था, उसी प्रकार से इसको भी अलग करके पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है। इधर से बलूचिस्तान हटेगा, उधर से पीओके हटेगा, पाकिस्तान अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए हैं। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए। और मैं मोहन पाठक आपसे विदा लेता हूँ। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या समझते हैं बलूचिस्तान और पाकिस्तान, साथ साथ भारत, चाइना, इन सब की पॉलिसी को, और बलूचिस्तान में जो हो रहे नरसंहार हैं उस पर जो मानवाधिकार संगठन है वो अब तक कहाँ है, इन पर भी अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।